हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनाली सिहाग और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। होप करती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोग सेफ हैं, स्वस्थ हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि फॉर ऑल ऑफ अस मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से हमारी लाइफ चल रही है, जिस तरीके से हमारे एम्बिशंस हैं, हमारा लाइफस्टाइल है, उसके लिए सिर्फ फिजिकली फिट होना ही नहीं, मेंटली भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता है कि इस चैनल के थ्रू हम काफ़ी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्या होते हैं, ताकि अगर हमारे में या हमारे किसी परिवारजनों को, दोस्तों में अगर हमको ऐसे कोई सिम्टम्स, लक्षण दिखाई दे रहे हों, ताकि हम उसको पहचान पाएँ और जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट करा पाएँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। आपने बहुत ज़्यादा लोगों को सुना होगा, अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में, अपने आप के लिए कि यार बहुत ऑब्सेसिव हो रहा है वो पर्सन, या मैं बहुत ऑब्सेसिव हो रही हूँ। अगर हम इसे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें कि ये ऑब्सेशंस क्या होते हैं, इनका क्या मतलब है, ये कंपल्शंस क्या होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। टू बी वेरी ट्रूथफुल, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ ऑब्सेशंस होते हैं और ये ऑब्सेशंस अच्छे होते हैं कि हमको वो हमारे गोल्स को रीच करने में या हमको ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करते हैं। बट इसके ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे में वो पर्सनालिटी ट्रेट्स, बिहेवियर्स हैं या वी हैव रीच्ड अ लेवल ऑफ डिसऑर्डर। तो ये ऑब्सेशंस क्या होते हैं? बेसिकली ऑब्सेशंस आर थॉट्स जो एक रेपिटेटिव मैनर में हमारे दिमाग में चले ही जा रहे हैं, एक साइकिल के जैसे। यूजुअली ये कोई हैप्पी थॉट नहीं होता है। इट बेसिकली ये थॉट जो हमारे में एंग्जाइटी या रेस्टलेसनेस पैदा कर रहा है, और हमारे बावजूद भी हमारे जानने की कि इसका कोई रीज़न नहीं है, बट वही हम उस थॉट के अंदर, उस थॉट के चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं। एंड वॉट इज़ अ कंपल्शन? अ कंपल्शन इज़ कि जो मेरा जो थॉट प्रोसेस है इज़ अ रिस्पॉन्स टू दैट थॉट प्रोसेस, कि जो मैं चीज़ उस थॉट को बारी बारी सोच के कर रही हूँ। जैसे कि अगर मेरे दिमाग में आया है कि मैंने अपने हाथ धो लिए हैं, बट मेरे को फिर से थॉट आ रहा है कि मैंने शायद कुछ अच्छे से नहीं धोए हैं, जबकि मुझे ये मालूम है कि मैं अपने हाथ एक बार धो चुकी हूँ, बट मेरे दिमाग में बारी बारी आ रहा है शायद अच्छे से नहीं धोए हैं। तो वो जो कंपल्सरी जो चीज़ मैं कर रही हूँ, दोबारा हैंड वॉशिंग की सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, इसको हम कहते हैं कंपल्सिव बिहेवियर। तो ये जो ओसीडी का हैंड वॉशिंग का जो सिम्टम है, ये बहुत लोगों को पता है, बट ओसीडी इज नॉट ओनली अबाउट हैंड वॉशिंग, ओसीडी इज नॉट ओनली अबाउट चेकिंग लॉक्स। इनफैक्ट सिर्फ 40% लोगों के अंदर ये सिम्टम रहता है। सो कैन यू इमेजिन कि 60% ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि और क्या सिम्टम्स हैं, एंड दे डोंट गो रिकॉग्नाइज्ड। तो ओसीडी 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है जिसमें सिर्फ ऑब्सेशंस रहते हैं, जिसमें ये नेगेटिव थॉट्स या एक थॉट बारी बारी रिपीटिव मोड पे हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। दूसरा होता है कंपल्सिव, ऐसे कोई रिचुअल्स कि अगर हमको कोई डस्टिंग करनी है तो हम उसको 5 बारी करना है, या अगर हमें कोई लॉक चेक करना है तो हम उसको 10 टाइम्स चेक करना है। और तीसरा होता है जो एक कॉम्बिनेशन होता है ऑब्सेसिव का और एक कंपल्शन का, कि एक थॉट आया है और उसके थॉट के रिस्पॉन्स में हमने कोई एक्शन या एक बिहेवियर दिखाया है। तो ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा वाला ट्रेट हमारे में ज़्यादा आ रहा है, कौन सा लक्षण हमारे में, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो सबसे पहला इसका लक्षण रहता है साफ सफाई का, जो बहुत लोगों को इसके बारे में पता है कि हर एक चीज़ बहुत ही बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। थोड़ी सी भी मिट्टी आ जाती है या थोड़ा सा भी अगर कोई किचन का कोई स्टेन रह जाता है तो उनके अंदर बहुत एंग्जाइटी या बेचैनी बढ़ जाती है। बहुत लोगों के अंदर कोविड के टाइम पे वो बहुत 10-10, 20-20 बार अपने हाथ धोते थे, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ कंटामिनेशन, फियर ऑफ फोबिया ऑफ जर्म्स, कि उनके हाथ गंदे हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा साफ सफाई का कंसर्न रहता है किसी के लिए, तो पॉसिबिलिटी है कि उनको ओसीडी की बीमारी हो। इसका दूसरा सिम्टम होता है कि सारी चीज़ों को बहुत ही तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से रखना, कि अगर बेडशीट है तो उस पर बिल्कुल कोई लाइन नहीं आनी चाहिए, अगर कर्टन्स हैं तो वो बिल्कुल क्लीन और स्ट्रेट होने चाहिए, या फिर अगर कोई कबर्ड में कोई कपड़े रख रखे हों या बुक शेल्फ्स हों, हर एक चीज़ को एक बहुत ही तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखना। अगर ये सारी चीज़ें अगर वो नहीं होती हैं एंड दे गेट इरिटेटेड, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो एक ओसीडी की प्रॉब्लम हो।
एंड बेसिकली इट्स नॉट एडिंग एनीथिंग। अगर हमको मेरे को एक पेशेंट आए थे जो बोल रहे थे उनको बुखार था, उनको 101 बुखार था, बट भी उनको ये था कि नहीं मुझे पहले अपना कबर्ड ठीक करना है, मुझे उठना है, मुझे मेरे जो कर्टन्स हैं वो धुलवा करके वापस अपने कमरे में लगाने हैं। इसका तीसरा सिम्टम होता है होर्डिंग टेंडेंसी, मतलब अपनी ओल्ड चीज़ों को, ओल्ड टिकट्स हो गई, बोर्डिंग पास हो गए, बुक्स हो गए, शूज हो गए, कपड़े हो गए, इन सबको अपने पास रखना। Even though they might say that they have some emotional connection or attachment to those things, but they are not adding any value, any emotional value in their life. They will not be able to give away जो चीज़ें पुरानी थी, पुराने गैजेट्स थे जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहे हों। इसका एक अनदर कॉमन सिम्टम है कि उनको कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट अगर टाइल्स हैं तो एक ही तरीके से चलना, कोई फेवरेट नंबर होना। जैसे हमको लास्ट टाइम किसी ने बताया था कि उनको इवन एसी का टेम्परेचर एक ऑड इवन तरीके से रखना होता है, या फिर कोई स्टीरियो का वॉल्यूम है उसको एक ऑड इवन तरीके से रखना होता है। इफ़ दे हैव अ पर्टिकुलर फेवरेट नंबर तो देन दे विल मैसेज द पर्सन, अदर पीपल एट अ पर्टिकुलर टाइमिंग। एंड कुछ लोगों का कुछ कलर ऑफ क्लोथ्स के साथ ऑब्सेशन होता है कि सिर्फ आज वाले दिन सिर्फ ऑरेंज ही पहनना है या फिर कोई ब्लैक ही कपड़े पहनने हैं। इसका अगला सिम्टम होता है कि सेक्सुअल ऑब्सेशंस रखना। बहुत सारे लोगों के लिए या फिर अपने किसी परिवारजनों के लिए या फिर कहीं किसी स्टैचू को लेकर के या आप किसी पर्टिकुलर इंसान की फ़ोटो देखते हैं तो आपको सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट कैन बिकम वेरी डिस्ट्रेसफुल। बहुत लोग बोलते हैं कि हम कभी कहीं रिलीजियस प्लेस जाते हैं तब हमको ये थॉट्स आने लगते हैं। सो दिस कैन लीड टू अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी बिकॉज दे गेट वेरी कि हमको ये ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। इसका एक और सिम्टम होता है प्रेफरेंशियल डाउट्स का, मतलब कि अगर दो जने बात कर रहे हो तो उनको लगता है कि मेरे बारे में बात हो रही है। सो दिस कैन ऑल्सो लीड अप टू अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं अपने आप को लेकर के। इसका अगला सिम्टम होता है रिपीटेटिवली कॉल करना। जैसे अगर हमारे पास एक पेशेंट आए थे जो हमें बोल रहे थे कि वो 50-60 टाइम्स एक इंसान को कॉल कर रहे हैं। सो दिस विल ऑल्सो लीड अप टू अ लॉट ऑफ बिहेवियरल इशूज, पर्सनैलिटी इशूज, रिलेशनशिप इशूज, एंड हाउ डिस्ट्रेसफुल इट विल बी फॉर द पर्सन कि जो आप रिपीटेटिवली एक इंसान को लगातार बस कॉल पे कॉल करे जा रहे हैं। इसका दूसरा सिम्टम होता है बैलेंसिंग आउट, कि जैसे अगर मैंने कोई चीज़ 5 बार करी है, अगर मैंने राइट साइड से ब्रश किया है 5 टाइम्स तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड से भी 5 टाइम्स ब्रश करना है। या फिर अगर मैं कोई खाना खा रही हूँ उसको मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स से चू किया है ऑन द राइट साइड तो मुझे लेफ्ट साइड से भी उसको 3 टाइम्स चूज़ करना है। सो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि ये हमारे बॉडी को बैलेंस कर रही है और ये उनको हर एक चीज़ बराबर की करनी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्यों ठीक करनी है, चलती रहने देते हैं। बट इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर हमारी कितनी एनर्जी, कितना टाइम, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा मोटिवेशन, हमारा फोकस कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बेसिकली जो हम ये चीज़ें कर रहे हैं दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू, एनी मीनिंग इन आवर लाइफ, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि वाई आर वी नॉट एबल टू कंट्रोल आवर थॉट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर हमारी गाड़ी है और हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है तो हम कितनी भी कोशिश करें, हम उस पेडल को कितना भी प्रेस करें फिर भी हमारी गाड़ी नहीं रुकेगी। तो सिमिलरली हमारे दिमाग के अंदर ऐसे 6 केमिकल्स होते हैं जो हमारी एंग्जाइटी को, हमारे थॉट प्रोसेस को बैलेंस रखते हैं। तो इसी की डेफिशिएंसी, इस न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी की वजह से OCD की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमको हमारे अगर मॉडरेट टू सिवियर होता है तो हमको मेडिसिन की हेल्प लेनी होती है। अलॉन्ग विद दैट देयर इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, जो हमारे थॉट्स को चैलेंज करती है, समझते हैं कि वो थॉट पैटर्न्स क्या हैं, कब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे उनको रिजॉल्व करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको OCD के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी मिली होगी। अगर OCD से रिलेटेड आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ें हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके बारे में आपको कुछ एडवाइस या कोई सोल्यूशन दे पाऊँ। हम रखें आपका ख्याल।